विषय 4 पॉइंट नंबर 7.2 स्तूप कैसे बनाए गए। स्रोत 8 में देखिए, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, पहले इसके बारे में जरा समझना है। एक उदाहरण है, यानी एक वाक्य है जो बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है। परिनिर्वाण से पूर्व अर्थात बुद्ध की मृत्यु से पूर्व आनंद ने अपने तथागत से पूछा, भगवान हमें तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे, हम तथागत के अवशेषों को क्या करेंगे। तो बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर, मान सम्मान देकर खुद मत रोकना। धर्मोत्साही बनना, धर्म के प्रति उत्साही बनो, धर्म का प्रचार करना और अपनी भलाई के लिए तुम प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए चार महापंथों के चौक पर थूप, देखिए यहाँ लिखा हुआ है थूप, इसका मतलब होता है, पाली भाषा का स्तूप का रूपांतरण है थूप बनाना चाहिए, यानी टीला बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा अर्थात प्रणाम करेगा, पाती करेगा, वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा उस टीले के पास से, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। तो आप यह देखकर पहचान लेंगे कि रीति रिवाज किस प्रकार है। आपसे सवाल कर रहा है, जरा देखिए, स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। उस दौर में जो आंध्र सातवाहन शासक थे, उन्होंने भी इन स्तूप टीलों को बनाने में मदद की। कुछ शिल्पकार और व्यापारी श्रेणी थे, उन्होंने भी दान दिए। और एक एग्जाम्पल देखिए है, सांची के एक तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाला शिल्पकार ने दान में दिया था। दान में बनाया था, दिया नहीं था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुनियों, जिसको हम कहते हैं भिक्षु और भिक्षुनी, ने भी दान दिया। स्तूप की संरचना पॉइंट नंबर 7.3। स्तूप एक संस्कृत शब्द का अर्थ है, ठीक है, और इस स्तूप का मतलब होता है टीला। टीला मीन्स सर्कल आकार का, यानी गोल आकार का या अंडा के आकार का मिट्टी का जो टीला बनाया जाता था, वही टीले के नाम से जाना जाता है। वही स्तूप के नाम से संस्कृत में जाना जाता है, वही पाली भाषा में थूप के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उभर रहा होगा कि ये स्तूप, ये थूप, ये टीले क्यों बनाए जाते थे। तो मैं आपको बता दूं, इसके दो तरह, इसके संरचना जो है वो गोलाकार भी मिला है, इसके संरचना चौकोर भी मिले हैं, ठीक है, और इसके संरचना सर्कल तो मिला ही है। अंड के ऊपर अर्थात सर्कल के ऊपर एक हर्मिका होती थी पूजा करने के लिए, ठीक है। यह छज्जे जैसी ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। आज भी हमारे मंदिरों में इस तरह का अवशेष का निर्माण आपको मिलेंगे, ठीक है, अवशेष मिलेंगे और आज भी इस तरह बनाए जाते हैं। ये ज़रा ध्यान आप देंगे तभी पता चलेगा। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे हम लोग यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरभूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। आपको याद रखने होंगे, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन ऐसे दो स्तूप हैं जो बिना अलंकरण के हैं, बिना सजावट के हैं, जिस पर कोई सजावट नहीं किया गया है, वह है सांची और भरभूत स्तूप। सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं।
इसका मतलब है कि पत्थर की वेदिकाएं हर हाल में रहेंगे ही रहेंगे। और तोरण द्वार का मतलब होता है प्रवेश द्वार, एक ऐसा प्रवेश द्वार जहां पर दोनों तरफ पिलर नुमा आकृति खड़ा करके पिलर खड़े किए जाते थे, स्तंभ खड़े किए जाते थे दोनों साइड से, और ऊपर में नक्काशी कर दिया जाता था बीम दे करके, सजावट कर दिया जाता था। ठीक है, तो चारों दिशाओं में ये कभी कभी ये जो तोरण होता था कभी कभी लकड़ी का बना होता था, कभी कभी पत्थर का बना होता था। और ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, यानी बांस का भी बनाया गया था वेदिकाएं, काठ के घेरे के समान भी बनाया गया था। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वारों पर खूब नक्काशी की गई थी। आप देखेंगे कि जब यज्ञ होता है तो बांस की ही वो वेदिका के चारों तरफ उसका घेरा लगाया जाता है। ये वस्तुतः वहीं से लिया गया है। ठीक है, और ये परंपरा रूप में आज तक चला आ रहा है, इसके रूप बदल गए। फिर इसके बाद आप पाएंगे कि उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके उपासक प्राय पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए और दक्षिण की ओर परिक्रमा करते थे। दक्षिणावर्त की मतलब होता है जिधर दक्षिण की ओर पूर्वी की तरफ से प्रवेश करेंगे और दक्षिण दिशा से होते हुए फिर पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह परिक्रमा को पूर्ण करते थे। ये जस्ट लाइक वैसे ही परिक्रमा करते थे जैसे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगे। देखिए, समय जब बढ़ता है तो लोग उसको और भी सजावट करने का प्रयास करते हैं और सजावटी कर डालते हैं, उन्हें सजावट बनाते हैं सुंदर दिखने के लिए, दृश्य को और मनोरम बनाने के लिए, ताकि वहाँ सबको मन लगे। ठीक है, इसलिए अमरावती और पेशावर में शाह जी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। चित्र देखिए 4.9 में, ये देखिए एक हिस्सा दिखाया गया है। यह एक दान में दिया गया अभिलेख है और ये बिल्कुल ही सच का एक दानात्मक अभिलेख है जिसमें सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। जो उन्होंने उस स्तूप को बनाने में दान में दिया था वो बिल्कुल ही अपना शिलापट भी लेकर रखा है। चर्चा कीजिए सांची के महास्तूप के मापचित्र 4.10 का और छायाचित्र 4.3 में क्या समानताएं और फर्क है। इस इमारत की कौन सी विशेषताएं नक्शे में सबसे ज्यादा स्पष्ट है, कौन सी विशेषताएं ऊर्ध्वस्त परिप्रेक्ष्य से देखने पर ज्यादा स्पष्ट होती है। ये देखिए, इसमें आप पाएंगे ये बिल्कुल ही गोल आकार का आकृति है। बीच में भी जहां हमें, अब मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि स्तूप बनाए क्यों जाते थे। तो पहले भी मैंने बतलाया था या चर्चा किया था कि वस्तुतः महापुरुषों के अस्थि अवशेष को या उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, और उस सामान के निमित्त, ठीक है, उनके अवशेषों के निमित्त वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, उपासना करने के लिए ये बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर प्रायः वेदिकाएं भी बनाई गई हैं। तो आप देखिए एक तरफ कैसे स्तूप का टीला बनाया गया है, चारों तरफ सर्कल आकार का है, फिर बीच में सर्कल आकार का है, और तोरण द्वार चारों दिशाओं में बनाया गया है। चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तोरण द्वार में कहने का तात्पर्य है प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार कभी कभी लकड़ी के नक्काशी से किया हुआ गया था, कभी कभी पत्थर के नक्काशी से बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से बनाया गया था। आज बिल्कुल ही मंदिर के ढांचे में स्तूपों की खोज अगला पॉइंट है। अमरावती और सांची की नियति। हमने देखा कि हर स्तूप का, हर टीले का, हर थूप का अपना इतिहास है। ठीक है, कुछ इतिहास हमें यह जानकारी देता है कि वे कैसे बने। दरअसल इन सारी चीज़ों को
हम पुरातात्विक स्रोत के नज़रिए से ही परखते हैं और इनका विश्लेषण जो साहित्यिक स्रोत में दिया गया है उनके आधार पर हम टैली करके देखते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इनकी खोज का भी एक अपना इतिहास रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टीले दिखे और हम पहचान गए कि ये वस्तुतः उसी काल के टीले हैं और ये उसी व्यक्ति से संबंधित टीला है। थोड़ा सा वक्त लगा, परेशानियां हुई, लेकिन इसके किस्से जो आपके किताब में दिए हुए हैं जरा समझिए। 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा था जो मंदिर बनाना चाहते थे और मंदिर बनाने के क्रम में उन्हें जो कुछ सामग्री चाहिए था वह पास के एक टीले में था, ठीक है। अचानक वे अमरावती पास के एक टीले में था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यह जो टीला है वह बिल्कुल ही किसी महामानव या किसी महापुरुष के अस्थि अवशेष या उनके यूजेबल थिंग्स को रखा गया एक पूजनीय सामान है, ठीक है। ऐसा उन्होंने अनुमान भी नहीं लगा पाया। तो उन्होंने क्या किया, उसके पत्थरों को इस्तेमाल करने का निश्चय किया और देखा कि एक छोटी सी पहाड़ी है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई खजाना छुपा हुआ होगा, ठीक है। कुछ वर्षों के बाद अगला जो कड़ी आता है वह एक अंग्रेज अधिकारी का आता है। कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरता है। कहाँ से? तो अमरावती स्तूप के किनारे से। उन्होंने यहाँ पर कई मूर्तियाँ पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया। चित्रांकन मतलब जो मूर्तियाँ पाया उसका चित्र उन्होंने बाकायदा बनाया भी, ठीक है, और उस पर वो रिपोर्टिंग किया, लेकिन रिपोर्टिंग कभी छापी नहीं, यानी छापा नहीं गया, न लोगों को बतलाया गया, सिर्फ उन्होंने रिपोर्ट कर दी। अगला कड़ी है 1854 ईस्वी में गुंटूर एक क्षेत्र का नाम है, वह आंध्र प्रदेश जिला में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है, के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए जो बिल्कुल ही फेंक दिए गए थे और उन्हें वे मद्रास ले गए और इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। किसने? मैकेंजी ने खोज निकाला, ठीक है। और क्या किया? निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर से लाए गए थे। तो मैंने कहा ना कि आंध्र सातवाहन शासक ने भी अपना सहयोग दिया, उनके अधिकारियों ने भी सहयोग दिया, शिल्पियों ने भी सहयोग दिया, व्यापारी संघों ने भी सहयोग दिया और आम महिलाओं और पुरुषों ने भी सहयोग दिया। तो ये बातें जो है 1850 के दशक में जो बातें हैं ये पूरा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक पहुंचा। तो कुछ मद्रास में इंडिया के ईस्ट इंडिया के ऑफिस में पहुंचा, तो कुछ जो हैं इनके अवशेष लंदन तक पहुंच गए और कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। उन्होंने इन मूर्तियों को बाकायदा लगवा दिया। जरा सोचिए कि हम अपने इतिहास के प्रति कब संजिंदा रहे। एक अंग्रेज अधिकारी आकर आपके इतिहासों की खोज करता है, वह इन अवशेषों को परखता है, उसका विश्लेषण करता है और हम यहां पर गौण हैं, मुखदर्शक हैं, हम भूले हुए हैं। दुर्भाग्य है इस बात का, हमारी सोच का। तो वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। अब हुआ क्या, जरा देखिए। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे H.H. कोल, उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे।
सारे आर्कियोलॉजिस्ट आते थे, इन मूर्तियों को ले जाते थे, कुछ अधिकारी भी आते थे, ले जाते थे और अपने बागों में लगा डालते थे। जरा सोचने की बात यह है कि वे चाहे किसी दृष्टिकोण से अपने बागों में लगाते थे या सौंदर्य के दृष्टिकोण से लगाते होंगे, चाहे जो भी उनकी मंशा रही होगी, हम स्पष्ट रूप से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु यहाँ पर जो लिखी गई बातें हैं वह यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट एच कोल के मुताबिक वो जो था अलग सोचता था। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। कहने का मतलब बाकी सारे जितने भी लोग अंग्रेज अधिकारी आए उन्होंने अमरावती स्तूप की मूर्तियों को उठा के ले गया और बहुत सारे नक्काशी किए हुए सामानों को उठा के ले गया और अपनी लाइब्रेरी में रखा, अपने म्यूजियम में रखा, ठीक है। लेकिन इनकी सोच बिल्कुल ही उनसे अलग थी। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ के लोगों से एक खिलवाड़ है। इस देश के प्राचीन कलाकृतियों को लूटा जाना ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। ये आत्मघाती के जैसा है। इनकी संस्कृति को खुद को उभार देना चाहिए, न कि बर्बाद कर देना चाहिए। और ये बिल्कुल ही मैं इस बात का समर्थन नहीं करूँगा कि आप यहाँ से इस तरह की मूर्तियों को जो नक्काशी किया हुआ है अमरावती स्तूप से यहाँ से ले जाएं। वे यह भी मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। जबकि आप सोच सकते हो कितनी दूर तक इनकी बातें या इनकी सोच थी। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए। ये एच कोल जो है, इनके अंडर के जो ऑफिसर थे, इनको ये मना नहीं पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के स्तूप को बना डाला। खंड 1 को दोबारा पढ़िए और कारण बताइए कि सांची क्यों बच गया। सवाल पूछता है कि सांची क्यों बच गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्तूप के खोज हुए, खोजने के क्रम में जो राजा थे वह एक मंदिर को बनवाना चाहते थे और मंदिर को बनवाने के क्रम में पास में जब अमरावती के आसपास में गया तो वहाँ एक टीला दिखाई पड़ा और टीले जो दिखाई पड़ा वो उन्हीं अवशेषों से, टीले के पास क्योंकि पत्थर बहुत सारे थे, उनके अवशेष को उखाड़ उखाड़ करके ले जा करके बनाने लगे। फिर जो बाकी जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं वे खोजते जरूर हैं, उन्हें ऐतिहासिक चीज़ें तो ज़रूर लगती है, उन्हें महसूस है कि ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, रिपोर्ट भी छपा है बाकायदा। उन्होंने यहाँ की नक्काशी किए हुए चीज़ों को वे अपने अपने जगहों पर ले गए। लेकिन जब एच कोल आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के लोगों की संस्कृति के साथ, यहाँ के लोगों के इतिहास के साथ बेईमानी करना के बराबर है। यहाँ की कलाकृतियों को ले जाने से खिलवाड़ करना है, तो उस खिलवाड़ को इन्होंने रोका, इसलिए ये बच गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती स्तूप क्यों नष्ट हो गया। जरा अमरावती की खोज थोड़ी पहले की गई थी, तब आप देखेंगे कि विद्वान इस बात को लेकर महत्व समझ इनका नहीं पाए थे कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय जहाँ पर खोजा गया वहीं पर उसको संरक्षित किया जाता है, अर्थात बचाकर रखा जाता है। कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप की खोज कब हुई, तो 1818 में। इस वक्त हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था और इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। चूँकि आप मान सकते, चूँकि आपने पढ़ा कि 4 तोरण द्वार बनाए जाते थे, चारों दिशाओं में बनाए जाते थे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके 3 तोरण द्वार तो बिल्कुल ही ज्यों का त्यों खड़ा था, एक तोरण द्वार नष्ट हो चुका था, ठीक है। और चौथा जो नष्ट हुआ था, ठीक है, यानी गिरा था, 3 खड़ा था, एक चौथा गिर गया था, वह वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालात में था, यानी कोई विशेष उसको नुकसान नहीं पहुंचा हुआ था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को यानी प्रवेश द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। चूँकि उस वक्त हमारे मुल्क पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और सारे डिसीजन वे ही ले रहे थे। यहाँ के लोगों की अपनी डिसीजन कुछ भी नहीं थी, चूँकि वे गुलाम थे। इनकी सोच ने यहाँ पर गुलामी ला दिया था। यहाँ पर जितने भी राजे रजवाड़े थे, जितने भी ऑफिसर्स थे,
सारे अंग्रेजों के गुलाम थे, पिछलग्गू थे, चापलूसकार थे, और इनकी नियति ही सिर्फ इनकी गुलामी का कारण बना। बाद में चलकर इसमें संशोधन होता है, बाद में चलकर ये गुलामी टूटती है, और तब जाकर हिंदुस्तान आज़ाद होता है। तब जाकर हमारे बहुत सारे महापुरुष होते हैं जो इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कठिन संघर्ष किया, वह अपनी कुर्बानी दी। मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, फिलहाल चलते हैं। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं का बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार तोरण द्वार बनाया गया है, एकदम बिल्कुल ही सजीव मूर्ति की तरह दिखेगा। ठीक है, मूर्ति कला हमने अभी भी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ठीक है, उठा के ले जाया गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें लगा कि ये खूबसूरत और मूल्यवान होगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि वे सौंदर्य के कारण से ही ले गए होंगे, या उनको ऐसी इस तरह की नक्काशी जो है बिल्कुल ही पसंद आई होगी कि हम इन्हें सजा कर रखेंगे। ठीक है, ये कारण भी रहा होगा। पत्थर में गढ़ी कथाएं, पत्थर में गढ़ी कथाएं उस दौर में लेखन कला का बड़ा कठिन दौर चल रहा था। आज की तरह जो थे नक्काशी करने के लिए पेपर या फिर मास लेवल पर मशीन के बने हुए सामान उपलब्ध नहीं थे। फिर भी जो शिलापट पर छेनी के मार्फत पत्थरों को खोद कर उस पर लेख लिखते थे, उस पर चित्र बनाते थे, और बहुत ही मार्मिक और सुंदर और प्लस सजीव चित्र बनाते थे। यहाँ लिखता है कि घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा कि वे अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर चलते हैं। चारण चित्र मतलब कागज पर या टुकड़ों पर बने हुए चित्र को हम चारण चित्र कहते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। 4.13 में देखिए, 4.13 में देखिए, कहता है पहली बार देखने पर इसे तो मूर्तिकला के अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण लगता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांचे की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। सब कुछ ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चला गया रहने के लिए। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। मैंने कहा था कि आर्कियोलॉजिकल प्रूफ की तुलना साहित्य यानी लिटरेचरली के साथ किया जाता है जब वह उपलब्ध संसाधन के रूप में हो। देखिए यहाँ पर किस तरह नक्काशी बनाया गया है। एक तरफ हाथी है, शेर है, ठीक है, मोर हैं, और बीच में सजीव चित्रण जैसा लगता है, जैसे लगता है कि ये बिल्कुल जस का तस बैठा हुआ है। तोरण का एक हिस्सा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? यहाँ देखिए बहुत सारे भीड़ हैं बाहर। हो सकता है कि तोरण का एक द्वार खुलेगा, लोग वहाँ प्रवेश करेंगे और अपनी उपासना करेंगे, पूजा पद्धति करेंगे। ठीक है, उपासना के प्रतीक 9.2 में बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में समझ बनानी पड़ी। ठीक है, बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने क्या किया, बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के रूप में माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। रिक्त स्थान चित्र 41.4।
बुद्ध के ध्यान की दिशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए, अर्थात बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक बन गए। बुद्ध जब चले गए तब का प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया, और चित्र 4.16 में देखेंगे, यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले का उपदेश का स्तूप था। जैसा कि स्पष्ट है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का उन्होंने उसके स्तूप में किया है वर्णन, उल्लेख बनाया गया है। ये सारी जगहों पर बुद्ध ने कहाँ जन्म प्राप्त किया वहाँ भी स्तूप बनाए गए। बुद्ध ने कहाँ ज्ञान की प्राप्ति की, तो जहाँ जन्म प्राप्त किया वहाँ लुम्बिनी देय स्तंभ था, ठीक है। सारनाथ में बनाए गए जहाँ उपदेश दिए, ठीक है। महापरिनिर्वाण जो हुआ कुशीनगर, ठीक है, पावापुरी, वहाँ पे बनाए गए। अब इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। देखिए इसमें बहुत सारा चित्र दिया गया है। तोरण द्वार पर एक स्त्री का चित्र बना दिया गया है, देख सकते हैं। लोक परंपराएं, सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी, परंतु इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, उकेरा गया है। तोरण द्वार के प्रवेश द्वार के किनारे एक पेड़ को पकड़कर झूलती हुई स्त्री दिखती है। शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। ये जो मूर्ति लटकी हुई मूर्ति है, पेड़ की डाली को पकड़ करके, त्याग तपस्या से कोई मतलब नहीं था, या ऐसा कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना गया, लोक परंपरा व्यवहार में माना गया कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे, इसलिए यह स्त्री इस पेड़ को छुए हुई है और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों और प्रथाओं, धारणाओं, परंपराओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक व चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। मतलब पत्थरों पर जानवरों के चित्र को बनाया गया है, उकेरा गया है, खोदा गया है। तो देखिए हाथी का किस प्रकार, बगल में पेड़ है, पौधे हैं, ठीक है। हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना गया। सांची में एक हाथी, देखिए हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया। बीच में स्त्री है और उसके आसपास गजलक्ष्मी इसको कहा गया। इस चित्र में देखिए गजलक्ष्मी का चित्र दिखाया गया है। अतीत से प्राप्त चित्र, पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए हिस्टोरियन को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में, अर्थात अतीत कहने का मतलब पुराने समय में, ठीक है, बीते हुए समय में जो चित्रकारी हुए, जिस पर चित्र बनाए गए, ठीक है, वो जो संप्रेषण था वो दूसरे माध्यम से भी इस्तेमाल किए जाते थे। और उनमें से जो सबसे अच्छी हालात में बचे हुए हैं वे कौन से हैं पता है? गुफाओं पर बने हुए चित्र, अर्थात गुफाओं के अंदर दीवारों पर बने हुए चित्र। ये अजंता की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं कि इसमें राजा का दरबार, जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्रियां, काम करते हुए पुरुषों, त्यौहार मनाने के लिए चित्र भी दिखाए गए। कलाकारों ने हर रूप से इसे सजाने का, इसे बनाने का सुंदर प्रयास किया। आज तक वो बिल्कुल ही जस का तस है। आप समझ सकते हो कि आज की चित्रकारी और उस दौर के चित्रकारी में कितने अंतर रहे होंगे। कुछ चित्र तो बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं,
ठीक है, देखिए इस चित्र में 4.20 अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। ये लगता नहीं है किस प्रकार कला का समंजन किया गया है, किस प्रकार इनमें रंगों का समंजन किया गया है, किस प्रकार के रंग का इस्तेमाल कहाँ किया गया, बखूबी ये जानते थे। सांची में सर्प का स्तूप बनाया गया है, देखिए सर्प का चिन्ह बनाया गया है, न कि स्तूप। इन प्रतीकों में कमल दल, हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ हिस्टोरियन उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी से मानते हैं। अब ये गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया है, प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। इसका मतलब प्राकृतिक पूजा यहाँ पर किया जाता था, जीवित प्राणियों की पूजा किए जाते थे। बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। कौन? जेम्स फर्ग्यूसन। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे।